अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। इससे पहले हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते रहे, लाइक जो अरेज थी या लिंक लिस्ट थी, डबल लिंक लिस्ट थी, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। इसमें आपका एक एलिमेंट के बाद कोई दूसरा एलिमेंट, फिर दूसरे के बाद कोई तीसरा एलिमेंट जो है इस तरह से स्टोर होता था। जबकि जो ट्री है ये नॉन लीनियर हायरार्किकल एंड रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। नॉन लीनियर इन फैशन के ये एक सीक्वेंस वाइज डाटा नहीं होता। इसमें ऐसा हम डाटा स्टोर करते हैं जिसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, फिर उनकी सब कैटेगरीज होती हैं, या फिर उनकी सब कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी भी इदारे का, उसमें टॉप लेवल पे कोई हेड होता है, फिर उसके नीचे कोई डायरेक्टर्स, फिर उसके नीचे कोई मैनेजर्स, फिर उस मैनेजर्स के नीचे कोई वर्कर्स। ये एक आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी को हम हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल जैसे लिनक्स में जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, उसमें आपकी एक रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी में फिर बहुत सारी डायरेक्टरीज, फिर उन डायरेक्टरीज में और बहुत सारी डायरेक्टरीज। तो ये भी आपका एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनता है। इसको आप सिंपल लिंक लिस्ट में या सिंपल अरे में स्टोर कराएंगे तो वो मज़ीद कम्प्लेक्स होगा, और उसको हैंडल करना, उसकी लॉजिक बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस तरह के डाटा को हम, जो हायरार्किकल होता है नेचर वाइज, या जिसमें कैटेगरीज और सब कैटेगरीज और फिर सब कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज वाला कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, तो इस तरह के डाटा को हम फिर ट्री के थ्रू स्टोर कराते हैं। तो ये बड़ा एक अहम इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशन इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। डेफिनेशन अगर इसकी देखें हम, तो ट्री इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स विद वन नोड डेजिग्नेटेड एज रूट। तो ट्री बहुत सारे एलिमेंट्स में मुश्तमिल होता है जिनको हम नोड कहते हैं। उसमें जो एक नोड है वो, उसको हम रूट नोड कहते हैं, क्योंकि वहां से ट्री स्टार्ट होता है। और रूट इज कनेक्टेड विया एजेस टू सम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ द रूट ऑफ सब ट्री। और फर्दर जो रूट नोड है वो एजेस के साथ कुछ और चाइल्ड नोड के साथ कनेक्टेड होती है। और जो चाइल्ड नोड से अगर आप देखें तो वो एक सब ट्री भी हम काउंट कर रहे होते हैं। जैसे ये अब आपके सामने एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी रूट नोड पे 31 स्टोर है, और उसकी चाइल्ड जो है वो 14, 24, 5, 25, ये इसकी चाइल्ड नोड्स हैं। लेकिन इस चाइल्ड नोड से आगे का अगर ये वाला मैं देखूं तो ये इटसेल्फ एक सब ट्री बनाएगा, यानी ट्री के अंदर एक ट्री ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम सब ट्री कहते हैं। तो ये सारी हम बेसिकली टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि नोड्स क्या है, एजेस क्या है, चाइल्ड नोड्स क्या है। तो ये एजेस जो ये मिला रहे होते हैं एक नोड को दूसरी नोड के साथ, इसको हम एज कहते हैं, जो लाइन लगी हुई है। और सब ट्री क्या होता है, ट्री के अंदर जो ट्री होगा वो सब ट्री होगा। और फिर उसके बाद लीफ हम किसको कहते हैं, इज अ नोड विद नो चिल्ड्रन, एन इंटरनल नोड इज एनी नॉन लीफ। लीफ नोड वो होगी जिसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो जो लास्ट में आपको ये वाली नजर आएंगी, ये लीफ नोड्स हैं। 24 ये भी लीफ नोड है क्योंकि इसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। 7 और 31 ये भी लीफ नोड है। 25 ये भी लीफ नोड में ही आती है। और लीफ नोड के अलावा जितनी भी नोड्स हैं, जैसे कि 5 हो गई, 31 हो गई, 14 हो गई, 14 हो गई, ये इंटरनल नोड काउंट होती हैं। तो इंटरनल नोड इज एनी नॉन लीफ, यानी जो भी लीफ नोड नहीं होगी तो इंटरनल नोड होगी। ब्रांच इन अ ट्री इज अ पाथ ऑफ कनेक्टेड एजेस स्टार्टिंग एट द रूट एंड एंडिंग इन अ लीफ। ब्रांच हम इसको कहते हैं कि ऐसा पाथ जो रूट नोड से स्टार्ट होके लीफ नोड तक जाए, उस पाथ को हम ब्रांच कहते हैं। जैसे 31 से मैं स्टार्ट होके 14 पे आऊँ और 37 पे आ जाऊँ, तो ये एक पाथ मैंने फॉलो किया। तो ये पाथ बेसिकली, इसको मैं एक नाम दूंगा ब्रांच है ये। ठीक है जी, अब ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है जी, जिसमें 31 रूट नोड है, 7 इज अ चाइल्ड ऑफ 5। तो ये देखें 7 जो है ये डायरेक्टली चाइल्ड है 5 वाली नोड का। ठीक है, वैसे तो इसके हिसाब से भी चाइल्ड है, लेकिन डायरेक्ट चाइल्ड ये 5 नोड का। जबकि 24 इज अ लीफ
ऑब्वियसली 24 का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है तो ये लीफ नोड होगी। 14 जो है ये इंटरनल नोड है क्योंकि ये लीफ नोड नहीं है, तो लीफ नोड जो नहीं होगी वो इंटरनल नोड कहलाएगी। फिर यही जो ट्री में ये रिलेशनशिप बनता है थ्रू एजेस, उसको हमने कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज से कॉल कर सकते हैं, लाइक पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सिबलिंग, एंसेस्टर, डिसेंडेंट। तो पेरेंट ऑब्वियसली जो ट्री में ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो हर नोड का पेरेंट नोड आपको नजर आएगा, और अगर इसके लिहाज से मैं इस नोड को देखूं तो ये ग्रैंड पेरेंट नोड हम कह सकते हैं इसको। सिबलिंग जो है वो उसी लेवल के जो नोड्स होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं। सिबलिंग जैसे इसका जो ट्रांसलेशन होगा कि आपके ब्रदर्स कह लें, ब्रदर्स या सिस्टर्स, तो ये देखें 14 और 24 और 5 और 25 ये सिबलिंग होंगे क्योंकि एक ही लेवल पे हैं। एंसेस्टर और डिसेंडेंट, एंसेस्टर जो है यानी टॉप लेवल सारे नोड एंसेस्टर होंगे, जिसका उर्दू में आप कह लें एंसेस्टर का मतलब है अबाव अजदाद। तो 37 के ऊपर वाली जितनी भी नोड्स होंगी ये उसके एंसेस्टर्स होंगे। 14, 31 ये एंसेस्टर हैं। डिसेंडेंट जो हैं वो सारी चाइल्ड नोड्स यानी एंड तक जो लीफ तक जाती हैं। तो 31 के ये सारे डिसेंडेंट हैं, जितनी भी ये नोड्स हैं ये सारे 31 के डिसेंडेंट्स हैं। आप उर्दू में डिसेंडेंट्स को कह लें कि जो एक नस्ल चलती है पूरी, आप ये कह लें कि पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, तो वो सारे जो चाइल्ड्स हैं वो डिसेंडेंट कहलाएंगे ओवरऑल। तो एनीवेज ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। फिर एक चीज आपने देखनी है कि एवरी नोड हैज एग्जैक्टली वन पेरेंट एक्सेप्ट फॉर द रूट नोड व्हिच हैज नो पेरेंट। अब इस ट्री की हायरार्की में हर नोड का एग्जैक्टली एक पेरेंट नोड होगी और रूट नोड की कोई भी पेरेंट नोड नहीं होती क्योंकि इसके बाद आगे ट्री एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है सामने, डेप्थ और लेवल ऑफ नोड n इन अ ट्री इज डिफाइंड रिकर्सिवली। डेप्थ या लेवल ऑफ नोड क्या होगा जो किसी भी नोड का ट्री के अंदर, तो वो अगर तो रूट नोड होगी तो उसका लेवल 1 है या डेप्थ 1 है। अगर वो रूट नोड नहीं होगी तो फिर रिकर्सिवली हम उसकी डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस डेप्थ ऑफ पेरेंट n, यानी n कोई भी नोड है तो उसका पेरेंट की डेप्थ देखेंगे और 1 ऐड कर देंगे, फिर पेरेंट की डेप्थ देखेंगे 1 ऐड कर देंगे। कब तक ये जाते जाएगा, जब तक के रूट नोड पे नहीं पहुंच जाता, वो भी 1 रिटर्न करेगा, तो ओवरऑल हमें फिर इसकी डेप्थ मिल जाएगी। तो डेप्थ या लेवल बेसिकली क्या है, इस ये ट्री के देखें तो 3 लेवल हैं। ये फर्स्ट लेवल होगा, ये सेकंड लेवल है 14, 24, 5, 25 वाला, और ये वाला थर्ड लेवल है 37, 13, 36, 7, 31, ये थर्ड लेवल है। तो 3 लेवल हैं इसके टोटल। तो हाइट एक फिर इसकी टर्मिनोलॉजी आ जाता है द हाइट ऑफ ट्री इज मैक्सिमम डेप्थ। तो जो भी उसकी मैक्सिमम डेप्थ होगी वो उसकी हाइट होगी। द ट्री अबव हैज हाइट 3 एंड नोड 25 इज ऑन लेवल 2। तो ये अभी मैंने बता दिया आपको कि इस ट्री की जो हाइट है वो 3 होगी, यानी जितने उसके लेवल हैं 31 वाला एक लेवल, फिर 14, 24, 5, 25 वाला एक लेवल, फिर 37, 13, 36, 7, 31 वाला एक लेवल है। और हाइट जो क्या होगी, मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम लेवल जो है वो उसकी हाइट कहलाएगी। 25 इज ऑन लेवल 2, जो 25 नोड है ये लेवल 2 पे है, 31 लेवल 3 पे है, 31 रूट नोड लेवल 1 पे, और रूट नोड हमेशा लेवल 1 पे होगी। उसके बाद ट्री की फिर फर्दर टाइप्स होती हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बाइनरी ट्री। Among the most common trees are binary trees in which every node has at most 2 children, usually named left and right. Binary tree जो है ये एक बड़ा कॉमन यूज होता है डिफरेंट कंप्यूटर के जो इंटरनल डाटा ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें नॉर्मली हर नोड के फर्दर 2 नोड्स या 2 चाइल्ड होते हैं जिनको हम लेफ्ट या राइट कह सकते हैं। और बाइनरी ट्री की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें से कुछ हम अब आगे देखते हैं।
एक्सप्रेशन ट्रीज जो हैं ये बाइनरी ट्रीज होते हैं बेसिकली। एक्सप्रेशन से मुराद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी ट्रीज by translating each binary operation to a tree with its operator as the root and its two operand as the operator's children. बाइनरी ट्री के थ्रू हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रूट हम बनाएंगे ऑपरेटर को, जबकि उस रूट के फर्दर जो चाइल्ड हम बनाएंगे उसके ऑपरेंड्स को। जैसे कि ए और बी ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है ऑपरेटर है, तो प्लस जो है यहाँ पे आएगा रूट के तौर पे। बेसिकली इस पूरे ट्री का रूट नोड ये है, लेकिन अगर मैं इस वाले सब ट्री को कंसीडर करूं, ये सब ट्री है यानी ट्री के अंदर एक ट्री है, ट्री विद इन ट्री, तो इसका रूट नोड ये प्लस है। तो आपका जो ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये एज ए रूट नोड आएगा, और जो उसके ऑपरेंड्स हैं ए और बी ये आपके एज ए चाइल्ड नोड आएंगे, चिल्ड्रन आएंगे इसके, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी ट्री के थ्रू हम एक्सप्रेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच ट्री इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन ट्री और पास ट्री। तो इनके इस तरह के ट्री को हम दो नाम देते हैं, एक्सप्रेशन ट्री भी कहते हैं और पास ट्री भी कहते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये उसके जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने किसी ऑपरेशन को, ऑपरेटर को पहले कैलकुलेट करना होता है, किसी को बाद में कैलकुलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। तो ये प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमें ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू बड़ा इजी है रिप्रेजेंट करना, ठीक है जी। अब जैसे ये देखें a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब a प्लस बी के गिर्द जो है ये ब्रैकेट है, जिसका मतलब कि इसको पहले कैलकुलेट करना है, तो इसको इससे हम स्टार्ट करेंगे और ये जो एक्सप्रेशन ट्री हमेशा बॉटम से बनाना शुरू करते हैं हम। तो a प्लस बी का स्ट्रक्चर ये बनेगा कि ए बी जो है ये चाइल्ड बन गए और इनका पेरेंट बन गया प्लस ऑपरेटर। अब यहाँ तक का हमने लेफ्ट साइड कर ली, फिर ये स्टैरिक एज ए जो है रूट बन गया और सी जो है इसकी राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो अब ये है कि इन दोनों का ऐड होके आंसर यहाँ पे आएगा और वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट नोड पे हमें इस एक्सप्रेशन ट्री का जो आंसर मिल सकता है, अगर हम एक अपने दिमाग में इसी कैलकुलेशन का जो प्रेसिडेंस है वो देखे तो इस तरह से बनेंगी। When drawing expression trees, it may be easier to start with sub-expression and build the tree from the bottom up rather than trying to work up from the top down. तो अगेन वो वही बात कर रहा है कि हम अगर सब एक्सप्रेशन जो है उससे स्टार्ट करें तो हम ये जो एक्सप्रेशन ट्री है उसको बॉटम अप इजीली बना सकते हैं, ना कि हम टॉप से आएँ और डाउन बनाना वो मुश्किल है। तो बॉटम अप ट्री बनाना आसान है सब एक्सप्रेशन के थ्रू। अब ये एक फुल एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। इसका सब एक्सप्रेशन ये पहले कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको मैं कंसीडर करके पहले मैं इसको बनाऊंगा बॉटम से और फिर इस तरह से ट्री बाकी बनाता जाऊंगा। तो इस वे में एक्सप्रेशन ट्री बनाना वेरी इजी। और अगर आप कहते हैं कि मैं इसको दूसरी तरीके से बनाऊंगा टॉप से, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल है कि ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन ट्री है a माइनस सी विद इन ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई फिर ये हो रहा है d से, फिर प्लस है और फिर f डिवाइडेड बाय b प्लस e। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। इसकी अगर हमने एक्सप्रेशन ट्री बनानी है तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंस किसकी है इसमें। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस है a माइनस सी वाले सब एक्सप्रेशन की। तो ये देखें यहाँ पे a और सी एज ए जो है चाइल्ड लेके माइनस को मैंने इसका पेरेंट नोड या रूट नोड बना दिया। फिर मल्टीप्लाई ये इसने होना है डी से, तो अब मल्टीप्लाई एज ए जो ऑपरेटर है वो आपने उसको पेरेंट ही रखना है, तो ये पेरेंट के तौर पे आ गया और डी इसका राइट साइड पे हमने जो है एडजस्ट कर दिया। फिर प्लस हो रहा है ये सारा एक्सप्रेशन इस वाले एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस ई वाले सब एक्सप्रेशन के साथ, तो प्लस यहाँ पे लगाया और फिर अब आपने देखना है कि इस एक्सप्रेशन में से
सबसे पहले कैलकुलेट होगा b प्लस ई। तो अब यहाँ पे अगेन b और e और प्लस इसका वो ऑपरेटर आ गया और ये डिवाइड होगा f के साथ। तो ये जो कि राइट साइड पे हमने कर दिया है, तो डिवाइड यहाँ पे लगा के लेफ्ट इसका जो ऑपरेंड है वो f हमने कर दिया। तो ये इस एक्सप्रेशन का आपके सामने एक्सप्रेशन ट्री बन गया। तो ये बेसिकली सब एक्सप्रेशन से हम बनाते हैं। तो ये नीचे वाली लाइन में ये लिखा भी हुआ है कि नोटिस द सब ट्री कॉरिस्पॉन्डिंग टू सब एक्सप्रेशंस सच एज a माइनस बी, एक ये सब एक्सप्रेशन है, फिर a माइनस सी मल्टीप्लाई डी एक सब एक्सप्रेशन है, b प्लस ई एक सब एक्सप्रेशन है, फिर f डिवाइडेड बाई b प्लस ई ये एक सब एक्सप्रेशन है। तो हम इस तरह से इसको बनाते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक आ जाता है बाइनरी सर्च ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? इज अ बाइनरी ट्री कंटेनिंग कंपेरेबल वैल्यूज इन विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रू एट एवरी नोड p। बाइनरी ट्री वैसे तो नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री जो है नॉर्मल बाइनरी ट्री की तरह होता है, लेकिन इसमें एक फर्क आ जाता है कि हर नोड पे ये कंडीशन जो है ये ट्रू होनी चाहिए। किसी भी नोड पे p कोई भी नोड है, उस p नोड पे क्या होगा कि एवरी वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ p लेस देन द वैल्यू एट p, जो वैल्यू p है वो लेस देन होगी एवरी वैल्यू इन द राइट सब ट्री ऑफ p। क्या मतलब हुआ? सपोज p मेरी नोड है ये वाली, तो 8 जो है लेफ्ट वाला वो इससे स्मॉल होना चाहिए, और जो राइट वाला इसका चाइल्ड है उससे ग्रेटर होना चाहिए। इसको अगर कंसीडर करें तो देखें 14 इससे स्मॉल है और 57 इससे ग्रेटर है, और अगर 14 को कंसीडर करें तो 8 लेफ्ट वाला स्मॉल है और 19 इससे ग्रेटर है। या इसको इस तरह देख लें, या ये देख लें कि लेफ्ट और पेरेंट और राइट ये एक सीक्वेंस में होने चाहिए, असेंडिंग सीक्वेंस में, यानी लेफ्ट से बड़ा नंबर हो पेरेंट पे और पेरेंट से बड़ा नंबर हो राइट पे। तो 8 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 19 है। और यही इस इक्वेशन में ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है यही चीज रिप्रेजेंट करती है कि एवरी वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ p लेस देन वैल्यू एट p, जो कि फर्दर लेस देन वैल्यू एट राइट सब ट्री। ठीक है जी। तो अगर ये कंडीशन पूरी कर रही है तो हम उसको फिर कहते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो ये बेसिकली सर्चिंग की बहुत सारी एप्लीकेशन में ये बाइनरी सर्च ट्री या इसका कोई वेरिएंट यूज हो रहा होता है। अगर आप विंडोज में कोई माई कंप्यूटर में जाके कुछ सर्च कर रहे हैं या डेटाबेस में जाके कुछ क्यूरी के जरिए सर्च कर रहे हैं, उन सब के बिहाइंड आपको ये बाइनरी सर्च ट्री या इसका कोई वेरिएशन, इसी बाइनरी सर्च ट्री की कोई वेरिएशन मिलेगी जिसके थ्रू सर्चिंग परफॉर्म हो रही होती है। तो दैट इज वाई इसको सर्च ट्री कहते हैं, क्योंकि ये सर्चिंग के लिए बहुत ही एक एफिशिएंट किस्म का डाटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। The inequalities above are strict because we assume binary search trees do not contain duplicate elements। और ये हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है रूल, और ये इसलिए भी आसान है ये फॉलो करना कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं कि हमने बाइनरी सर्च ट्री में स्टोर नहीं करानी। ठीक है जी।